जीतेगा वही बच्चा जो अपने आप को काम रखेगा, जो स्ट्रॉन्ग रखेगा, जिसका माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। टीचर से कनेक्टेड रही है, उनसे स्ट्रैटेजी पूछते रही है। जो स्ट्रैटेजी मैं बताने जा रही हूँ उनको आप फॉलो कीजिए और अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कीजिए। ये सबसे बेस्ट मेथड है आपके रिवीजन का। आपने चैप्टर पढ़ रखा है ना, आप रैंडम ऐसे बैठे और 1 घंटा लिया और बायोलॉजी का एक चैप्टर लिख लिया। नॉट करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, ऐसे वर्ड्स पे आपको खास तौर पे ध्यान देना है। ये वर्ड्स ही हमारी पूरे गेम को पलट सकते हैं। हेलो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि री नीट की डेट हमारी आ चुकी है और री नीट का एग्जाम 21 जून 2026 को होने वाला है। तो अब क्योंकि हमारे पास में टाइम बहुत कम बचा है, तो उस टाइम को हम कैसे मैनेज करें, कैसे पूरा सिलेबस हम इस टाइम में कंप्लीट कर पाएं और क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो उसी के लिए फिजिक्स वाला विद्यापीठ भोपाल की तरफ से आपके लिए हम कुछ छोटे छोटे चेंजेस लेकर आए हैं। देखिए बेटा, क्योंकि अभी हमारे पास में इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि हम हर चीज को बहुत अच्छे से, या जो चीजें हमें नहीं आती हैं उन्हें भी हम रिवाइज करें। तो इसलिए हमने क्या किया है, कुछ हमें छोटे छोटे चेंजेस करने हैं जिससे कि हम हमारे मार्क्स को और स्कोर कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जो हमने लास्ट नीट के अंदर जो अचीव किया, में भी हम उससे कुछ मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ एटॉमिक चेंजेस, मतलब बहुत छोटे छोटे चेंजेस हमें हमारी हैबिट में करने हैं, हमें हमारे डेली शेड्यूल में करने हैं, हमें हमारे रूटीन में करने हैं, हमारी स्ट्रेटेजी ऐसी रखनी है ताकि हम हमारे मार्क्स को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सकें। तो आप बने रहिए, पूरी वीडियो एंड तक देखिए, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहला जो चीज हमें याद रखनी है हमारे एग्जाम के लिए, वो है कि काम इन द स्टॉर्म। देखिए बेटा, हमें पता है कि क्योंकि हम ऑलरेडी एक बार नीट दे चुके हैं, अब दोबारा से हमें नीट देना पड़ रहा है, बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन स्टिल इस सिचुएशन में भी जीतेगा वही बच्चा जो अपने आप को काम रखेगा, जो स्ट्रॉन्ग रखेगा, जिसका माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस टाइम पर आप ऐसे मत सोचिए कि अरे फिर से नीट देना है, कैसे करेंगे, पूरी तैयारी दोबारा करनी पड़ेगी। आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, आपको स्टार्ट करना है जहां पे आपने बस छोड़ा था। तो आपको स्ट्रॉन्ग रखना है अपने आप को, एंड वेरी इंपॉर्टेंट काम रखना है। ये कामनेस आपको थ्रू आउट द प्रोसेस भी रखनी है और ये कामनेस आपको अपने एग्जाम के टाइम भी रखनी है। तो जो भी स्ट्रैटेजी आप बनाएं, उस स्ट्रैटेजी को आप प्रॉपरली फॉलो जरूर करें बेटा, तभी जाकर हम हमारे वो गोल को अचीव कर पाएंगे जो हम चाहते हैं। तो स्टे काम एंड स्टे हेल्दी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि हमें काम रहना है। एंड द सेकेंड थिंग, क्योंकि हमारे पास में लेस देन 1 मंथ बचा है, 1 महीना भी हमारे पास पूरा नहीं है, तो जितने भी डेज हमारे पास है, तो हम उसके लिए क्या करें, सबसे पहली चीज, यू हैव टू प्लान एवरीथिंग। आपको सब कुछ प्लान करना है कि नेक्स्ट 20 डेज में मुझे क्या करना है, नेक्स्ट 15 डेज के अंदर मुझे क्या करना है, नेक्स्ट 10 डेज का मेरा क्या शेड्यूल होगा, मुझे क्या चीजें रिवाइज करनी है। एंड देन उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना सारा कंटेंट प्रिपेयर करना है। आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी उठा के पढ़ लिया, चलो आज बायोलॉजी पढ़ लेते हैं, आज फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये चीजें हमें नहीं करनी है। हमें प्रॉपर प्लानिंग रखनी है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हम चीजों को प्रिपेयर करेंगे एंड देन उसके अकॉर्डिंग ही हम परफॉर्म करेंगे। डेफिनेटली जब हम प्रिपरेशन के साथ में और प्लानिंग के साथ में परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट्स बेटर आएंगे। हमें रैंडम किसी भी चीज पे नहीं जाना है कि कुछ भी उठा के पढ़ लिया, एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। एंड आई एम श्योर आप कोई ना कोई टेस्ट सीरीज जरूर आप दे रहे होंगे, तो जो भी टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं, आप उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्लानिंग कीजिए, क्योंकि उनका आपका ऑलरेडी शेड्यूल बना हुआ है टेस्ट सीरीज का। आपको बस क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन, अपना पूरा शेड्यूल उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग रखना है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लान, प्रिपेयर एंड परफॉर्म, ये 3 चीजों पे हमें खास तौर पे ध्यान देना है। नेक्स्ट थिंग, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप डेफिनेटली कोई ना कोई तो टेस्ट सीरीज दे ही रहे हैं, तो हमारा जो पूरा ये जो हम अभी सेशन ले रहे हैं, इसमें हमें क्या करना है बेटा, कि हमें बिफोर टेस्ट क्या करना है,
ड्यूरिंग द एग्जाम हमें क्या ध्यान रखना है, आफ्टर टेस्ट हमें क्या करना है। अप्रोक्सीमेटली हमारे पास में कुछ 24 या 26 समथिंग डेज है हमारे पास में, तो उन डेज में हमें कैसे पूरा काम करना है। जब भी हम कोई टेस्ट देने जा रहे हैं तो पहले हमारा माइंड सेट कैसा होना चाहिए, ड्यूरिंग द एग्जाम हमें क्या करना है। और ये ड्यूरिंग द एग्जाम जो है ये हमें नीट के टाइम पे भी ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि बिफोर द टेस्ट हम क्या चीजें करेंगे, देन उसके बाद में हम ड्यूरिंग द टेस्ट क्या करेंगे, एंड देन आफ्टर द टेस्ट। तो फर्स्ट थिंग बिफोर द टेस्ट, देखो बिफोर द टेस्ट सबसे पहली चीज जो हमारे सामने आती है वो है हमारा माइंडसेट। हम क्या सोच के तैयारी कर रहे हैं, पहले से ही माइंडसेट ये बना रखा है कि भाई होना तो कुछ भी नहीं है, तो फिर हम क्यों तैयारी करें। तो इससे बेटर है फिर हम कुछ करें ही ना। लेकिन हमारा माइंडसेट वैसा होना चाहिए कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं मे बी एग्जाम में आ सकता है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा वो एग्जाम में आएगा तो हम अच्छे से कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपना मेंटल एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव ही रहना है। एग्जाम टाइम में परफॉर्म करने के लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप जंग लड़ने जा रहे हो तो तैयारी तो होनी ही चाहिए, है ना, वरना हम वहां पर अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएंगे। तो फर्स्ट थिंग माइंडसेट, माइंडसेट हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये चीज आप जरूर याद रखिए। इसके बाद में नेक्स्ट थिंग, आपको जो भी आपका कंटेंट है आपको ये देखना है कि मुझे, आप अभी भी अपने पास इतना टाइम है, आप एक लिस्ट प्रिपेयर कीजिए जिसमें आप ये रखिए कि मुझे कौन कौन से चैप्टर्स बहुत अच्छे से आते हैं, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, कौन से चैप्टर नहीं आते हैं या एवरेज आते हैं, या कौन से चैप्टर बिल्कुल ही नहीं आते। जो बिल्कुल नहीं आते हैं हमें नहीं टच करना है बेटा, जो हमें बहुत अच्छे से आते हैं उसका रिवीजन करो। जिसमें लग रहा है कि हाँ थोड़ा कच्चा पक्का है, मैं थोड़ा इसको पढ़ लूंगा शायद में, या मैं पढ़ लूंगी तो हो जाएगा, तो आप उस पे काम कीजिए। लेकिन जो हमें बिल्कुल नहीं आता हमें उस पे हाथ नहीं लगाना है, हमें उसे टच नहीं करना है, वो कंफ्यूज करेगा और कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन होगा। तो हमें वो नहीं करना है, हमें उन्हीं चीजों पे काम करना है बेटा जो कि हमें बहुत अच्छे से आती है, या थोड़ा है तो हम उसको, थोड़ा डेंट है तो हम उसको क्लियर कर सकते हैं, उस पे हमें काम करना है। द सेकेंड थिंग इज, क्योंकि आप सभी बच्चे अपने टीचर से, देखो जब बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है तो अपने टीचर से सबसे ज्यादा कनेक्टेड है बेटा। बट क्या हो गया कि हमारा नीट का एग्जाम हो चुका था, अब हम छुट्टियों के लिए गए थे, अब हमें टीचर से कनेक्शन नहीं है, बट स्टिल क्योंकि हमें वापस से एग्जाम देना है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने टीचर्स के साथ में अभी भी कॉन्टैक्ट में रहें। टीचर्स आपको कभी भी आपको लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं बना, डाउट सेशन आपको लेना है, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको, डाउट्स नहीं क्लियर हो रहे हैं तो उसके लिए आपको टीचर से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो आप टीचर से कनेक्टेड रहिए, उनसे स्ट्रैटेजी पूछते रहिए, जो स्ट्रैटेजी मैं बताने जा रही हूँ उनको आप फॉलो कीजिए और अपने परफॉर्मेंस को बेटर कीजिए। देखो बेटा, अगर हम हर जो भी टेस्ट आप दे रहे हो उसमें 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर भी अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे तो सोचो हम मंथ एंड तक, जब तक हमारा एग्जाम आएगा तब तक हम कितना ज्यादा इंक्रीज कर चुके होंगे अपने स्कोर को। तो इसलिए आप लोग टीचर से जरूर कनेक्टेड रहें, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज ये, क्योंकि अभी तो वो टाइम ही नहीं है कि हम सोचे कि अच्छा ठीक है कल कर लेंगे, ठीक है, हाँ ये तो मुझे आता ही है, ये तो मैं बाद में ही कर लूंगा, अच्छा बायोलॉजी तो ईजी है लास्ट में पढ़ लेंगे, वो चीजें हमें नहीं करनी है। आप सभी को पता है बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको बस प्रोक्रेस्टिनेटिंग नहीं करनी है। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब हम सोच रहे हैं अच्छा ठीक है बायोलॉजी तो आती है ना, बाद में पढ़ लेंगे, रिवीजन ही तो करना होता है, क्या करना होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री की प्रैक्टिस कर लेते। आपको पर डे, चाहे आप जूलॉजी पढ़िए चाहे आप बॉटनी पढ़िए, लेकिन आप डेली रिवाइज कीजिए। आपको डेली हर टॉपिक रिवाइज करना है, हर सब्जेक्ट का। उसमें आपको, हाँ आप ये कर सकते हैं, एक दिन जूलॉजी बॉटनी आप कर सकते हैं, आपके पास जैसे टाइम मैनेज होता है, बट आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, पहली चीज तो जो आपको आती हैं चीजें। एंड द सेकेंड थिंग इज कि ये नहीं सोचना है कि ठीक है कल कर लेंगे, इसको बाद में कर लेंगे, फिर हम बाद में नहीं कर पाते और वो रह जाता है। और सबसे ज्यादा दुखी वही होता है कि जो चीजें हमें आती हैं और हम वही नहीं कर पाते हैं। तो वो चीजें हमें नहीं करनी है, हमें प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल भी नहीं करना है बेटा, ठीक है। अब इन्हीं चीजों के बीच में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, क्योंकि देखिए हम लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो एग्जाम, गर्मी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, और एग्जाम टाइम में हम हेल्दी रहें
तो ऐसा तो नहीं है कि हमने पूरा टाइम बहुत मेहनत की, सोए ही नहीं है, खाना नहीं खा रहे, पानी नहीं पी रहे और फिर हम सोचे कि हम एग्जाम टाइम में अच्छे से रहेंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको अगर एग्जाम में एकदम अलर्टनेस के साथ रहना है तो वेरी इंपॉर्टेंट आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। प्रेजेंट टाइम पर करंटली जो भी आपके पास डेज बचे हैं, डेली आपको प्रॉपर नींद लेनी है। स्ट्रेस टेंशन बिल्कुल नहीं रखना है, और अगर फिर भी होता है ट्राई योगा। थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट आप पूरे अपने शेड्यूल में से ये निकाल सकते हैं बेटा टाइम, और बहुत जरूरी है। आप जब पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा वॉक कीजिए। आपने 1-1.5 घंटा पढ़ा, 2 घंटे की सिटिंग रखी, देन फिर आप वॉक कीजिए 5 मिनट 10 मिनट, फिर आपने सिटिंग करी, फिर आप 5-10 मिनट वॉक कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी जो है वो मोबिलिटी में रहेगी एंड अलर्टनेस रहेगी। बहुत ज्यादा घंटे तक अगर हम बैठे रहेंगे ना, तो 2 घंटे तक तो हमें समझ में भी आएंगी चीजें, देन उसके बाद हमें समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, स्पेशली अपनी हेल्थ पे खास तौर पे ध्यान रखना है। जो चीजें जैसे फास्ट फूड वगैरह हैं या कुछ ऐसी चीजें जो हमारी हेल्थ को नुकसान कर सकती हैं, अभी अवॉइड करें। सिंपल फूड लें, हल्का फूड लें, ठीक है। हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखें अपना, और नींद प्रॉपर लें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नींद बहुत जरूरी है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि नींद नहीं लेते प्रॉपरली एंड दे वांट कि मैं कर लूं, और इवन वो ऐसे भी कहते हैं कि मुझे ये तो आता था बट समझ नहीं आया उस टाइम पे, दिमाग नहीं चला बिल्कुल भी, या दिमाग में चीजें ऐसी घूमने लग गई। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हम प्रॉपर नींद नहीं लेते। नींद नहीं लेंगे, हमारे ब्रेन को रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा, कामनेस कैसे आएगी, और जब वही नहीं होगा तो एग्जाम में आती हुई चीजें हम गलत कर सकते हैं। तो वो रिस्क हमें नहीं लेना है। इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना डेली का 15 मिनट का, 10 मिनट का, 20 मिनट का एक टाइम शेड्यूल रखिए, और बेटा हो जाता है। अगर आप पूरी चीजें शेड्यूल मैनेज करेंगे ना तो ये भी हो जाएगा। तो आप टाइम शेड्यूल रखिए जिसमें आप अपना वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, अपनी डाइट प्रॉपरली लीजिए। इसके अलावा अपने स्लीप साइकिल को मेंटेन करो, और वेरी इंपॉर्टेंट खुद पे ट्रस्ट सबसे जरूरी है। खुद पे जो ट्रस्ट रखेगा वो ही काम कर पाएगा बेटा। आपको टीचर्स ने बोल दिया, आपको पेरेंट्स ने बोल दिया बेटा तू कर सकता है, बट मुझे खुद पे ट्रस्ट नहीं है कि हाँ मैं कर सकता हूँ या नहीं, तो फिर मैं कैसे कर पाऊंगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि खुद पे जरूर ट्रस्ट रखेंगे आप। नेक्स्ट थिंग, जब हम टेस्ट देने जा रहे हैं, अभी हमने बात करी थी कि हमें मेंटल एप्टीट्यूड जो है, एटीट्यूड जो है वो अपना पॉजिटिव रखना है, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रैंडमली कुछ नहीं करना है। हमें ऐसा नहीं है कि हम फॉर्मूला रट के चले गए, ट्रिक्स रट के चले गए कि अच्छा ये ट्रिक लगती है फिजिक्स में, ये ट्रिक लगती है केमिस्ट्री में, और उसको वहां जाके अप्लाई कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा कुछ भी। ट्रिक्स कई बार हम रट तो लेते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि ट्रिक किस चीज के लिए लगती, या ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना था। तो हमें उस पे काम करना है, हमें लॉजिकल चीजों पे काम करना है, हमें क्लिनिकल अप्रोच अप्लाई करनी है, रैंडम कुछ नहीं करना है। हमें ऐसे नहीं करना है कि ट्रिक हमने रट रखी है, या जैसे मॉर्फोलॉजी में बच्चा ट्रिक रट लेता है, और भी बहुत सारे हमारे पास बायोलॉजी में ऐसे सेक्शंस आते हैं जिसमें हम चीजें रट लेते हैं, एंड देन जब एग्जाम में कोई लॉजिकल क्वेश्चन आ गया तो हम फंस गए। तो वो चीज हमें नहीं करनी है। आपको ये खास तौर पे ध्यान रखना है कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसके फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि आपको कहाँ पर क्या चीज अप्लाई करनी है, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने पूरा एग्जाम दिया है, हमने सारी चीजें अच्छे से पढ़ी भी है, तो फिर जरूरत क्या है, अभी हम क्या करें, ये जो 20 दिन 25 दिन उसमें हम क्या करें, उसमें हम करेंगे रिवीजन। जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा रिवीजन करेंगे, स्पेशली इन केस ऑफ बायोलॉजी। बॉटनी जूलॉजी में जितनी आप चाहें उतनी एनसीईआरटी, जितनी आप पढ़ सकते हैं उतनी एनसीईआरटी पढ़िए। आप एनसीईआरटी को रिवाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे, वो चीजें फीड होती जाएंगी, और जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा ना, वो स्टेटमेंट आएगा, अरे ये तो मैंने पढ़ रखा है, तो वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा जब हम एग्जाम में उस चीज को कर रहे होंगे। बट हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो फिर हमें स्टेटमेंट कहाँ से है क्या है हमें आता ही नहीं। तो वो चीज हमें ध्यान रखनी है, रिवीजन इज द की। आपको रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री सबके लिए। अपने चैप्टर को एक पेज पे लाने की कोशिश कीजिए, दिस इज पॉसिबल राइट नाउ। आप जो भी, क्योंकि आपने सब कुछ तो पढ़ ही रखा है, तो आप कोशिश करो कि बैठे बैठे एक A4 शीट ले ली आपने, और उसके ऊपर छोटा छोटा लिखते गए लिखते गए लिखते गए, चाहो तो ओवरलैप करके लिख दो। ये सबसे बेस्ट मेथड है आपके रिवीजन का। आपने चैप्टर पढ़ रखा है ना, आप रैंडम ऐसे बैठे
और 1 घंटा लिया और बायोलॉजी का एक चैप्टर लिख दिया। मान लीजिए आप लेके बैठे हैं अपना सेल साइकिल, पूरे डायग्राम्स के साथ में आपने सेल साइकिल पूरा बना दिया, सारी चीजें एवरीथिंग उसे एक पेज पे आ गया। अब आप रिवाइज करोगे, आपका कुछ छूट गया है, आप दूसरे पेन से ऐड कर लो। उससे क्या होगा, हमारा जो कंटेंट है वो हमें ज्यादा से ज्यादा याद रहेगा, स्पेशली बायोलॉजी में। याद रखिएगा बेटा, जो भी आप पढ़ेंगे, जो भी आप लर्न करेंगे, कोई आपसे छीन नहीं सकता, एंड दिस इज द ओनली पावर। ठीक है, और ये ना सोचें कि मेरे टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज आप देने जा रहे हो, कि गलतियां इतनी हो गई मैम, सर गलतियां इतनी हो गई, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा। तो बिना एरर्स के तो हम कुछ भी, पूरी लाइफ एरर्स के साथ चलती है बेटा। हम ट्राई करते हैं, एरर करते हैं, ठीक है, लेकिन हम उससे सीखते हैं। गलत हम ये नहीं है कि हम गलतियां कर रहे हैं, गलत हम वहां पर हैं जहां पर हमने जो गलतियां की हैं, हम फिर उस गलती पर काम नहीं कर रहे। अगर हम वो रिपीट 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 किए जा रहे हैं, तब हम गलत होंगे। लेकिन अगर हमसे कोई गलती हुई, हमने उसको सुधारा, हमने नेक्स्ट टाइम एग्जाम में वो गलती नहीं की। जैसे क्वेश्चन पढ़ने में बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, आधा पढ़ के छोड़ देते, तो वो चीज हमें नहीं करनी है। आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ते टाइम, ओएमआर भरते टाइम आपको बहुत ध्यान रखना है। तो ये तो कुछ बात थी कि आपको टेस्ट से पहले क्या करना है। अब हम बात करते हैं कि जब आपका टेस्ट होगा उस टाइम पर आपको क्या करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये टाइम आप सभी को पता है कि आपका टेस्ट का टाइम होने वाला है दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, जिस टाइम पर हमें बहुत नींद आ रही होती है। लेकिन यही टाइम होता है जब हमें एकदम अलर्टनेस रखनी है। तो कैसे रखें अलर्टनेस? आपका जो भी शेड्यूल है, अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो टेस्ट सीरीज का टाइम ही 2 से 5 होगा, तो आप वैसे ही अलर्ट मोड में है। बट अगर स्टिल कोई बच्चा टेस्ट नहीं दे रहा है, टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया है, तो वो इस टाइम पर पेपर सॉल्व करे। लास्ट ईयर के आप पेपर लेके रखिए नीट के, और उनको बैठ के आप सॉल्व करना शुरू कीजिए। कोई टेस्ट सीरीज का पेपर है, कहीं से भी आप सॉल्व कीजिए। पर्टिकुलर उस टाइम में टाइमर के साथ में आपको सॉल्व करना है, जिससे कि आपका माइंड अलर्टनेस पे रहेगा। जब हम पेपर कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली हमें एक टाइम ब्रेक डाउन करना पड़ेगा कि हमें कितना बायोलॉजी को टाइम देना है, कितना केमिस्ट्री को देना है और कितना फिजिक्स को देना है। तो एक आइडियल टाइम जो होता है वो होता है 40 to 45 मिनट बायोलॉजी को, मतलब इसमें हमें पूरी बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, ओएमआर भी भर लेनी है। तो इसलिए हमें वो रीडिंग कैपेसिटी अपनी फास्ट रखनी है, क्योंकि बायोलॉजी में ज्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज आते हैं। अब स्टेटमेंट वाइज आएगा तो पढ़ने में टाइम भी लगेगा, आगे का पढ़ेंगे पीछे का रह जाएगा, पीछे का पढ़ेंगे आगे का भूल जाएंगे, ऐसा होता है हमारे साथ। तो उसके लिए हम क्या करें, एनसीईआरटी पढ़ें। हम एक टाइमर लगा के एनसीईआरटी को जल्दी 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 पढ़ें, और समझ में आया या नहीं, ब्रेन में बैठी या नहीं, उस पर ध्यान दें। तो उससे हमारा क्या होगा कि हमारा जो स्टेटमेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का वो अच्छे से हो पाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए जनरली हमें 50 से 55 मिनट्स लगने चाहिए, और बाकी का जो रेस्ट ऑफ टाइम है वो हमारे फिजिक्स के लिए और ओएमआर के लिए होता है। तो ये एक आइडियल है, बट स्टिल जो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है, अगर आपको फिजिक्स पहले सॉल्व करना पसंद है, आप फिजिक्स पहले सॉल्व कीजिए, बट टाइम का ध्यान रखिए। आपको अगर केमिस्ट्री पहले पसंद है, केमिस्ट्री करो, बॉटनी पहले, जियोलॉजी पहले, जो आपका विन सिचुएशन है, विन कॉम्बिनेशन है, उसके साथ आप जाइए। बट ये एक आइडियल कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को भी आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है कि जब हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ हमें टेक्निक फॉलो करनी होती है बेटा। ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन ऑब्वियसली हमें पूरा पढ़ना है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑप्शन एलिमिनेट भी हो जाते हैं, तो आप एलिमिनेट करने की कोशिश करो। अच्छा, ये वाला वर्ड तो इस क्वेश्चन से मैच ही नहीं करता, तो इसका मतलब ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, एक एक वर्ड को, एक सिंगल वर्ड, एक सिंगल नॉट की वजह से, ओनली की वजह से, ऑलवेज की वजह से भी आपका क्वेश्चन सही गलत हो सकता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि या तो आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, आप अपने क्वेश्चन को देखिए कैसे वो सॉल्व होता है, नहीं तो आप क्या करिए, एलिमिनेट कीजिए। 4 में से जब मैच द फॉलोइंग आता है तो जनरली ऐसा होता है कि आपके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो देखते ही एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप एलिमिनेशन टेक्निक का जरूर यूज कीजिएगा बेटा, ये बहुत हेल्प करेगा आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज कि जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट किया, पहला क्वेश्चन, अरे इसको तो पूरा ही करना है, जब तक ये नहीं होगा तब तक नेक्स्ट पे नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं करना है हमें। पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, हमने मान लीजिए फिजिक्स का है, हमने दिया उसको 30 सेकंड, तब भी नहीं बन रहा है, दूसरे पे जाओ, तीसरे पे जाओ, चौथे पे जाओ,
जब तक क्वेश्चन नहीं बन रहा है ट्राई करो, ठीक है। मान लीजिए बायोलॉजी के अंदर बहुत लेंथी क्वेश्चन है, अब नहीं समझ पड़ रहा है कि इसका कैसे, जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का कोई क्वेश्चन आ गया, नहीं समझ में आ रहा है कि इसको कैसे करें, इसको मार्क कर दो, करना है बट बाद में कर लेंगे, पहले जो छोटे छोटे, जितना टाइम हम उस बड़े क्वेश्चन को लगा रहे शायद हमारे 5 छोटे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो हम हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि हर क्वेश्चन का वेटेज इक्वल है, तो अगर आप छोटा क्वेश्चन करोगे तो भी उतने मार्क्स मिलने, बड़ा क्वेश्चन करोगे तो भी उतने मार्क्स मिलने। अगर क्वेश्चन पे आपको बायोलॉजी में 30 सेकंड से ज्यादा लग रहा है तो उससे ज्यादा आपको नहीं देना, फिजिक्स में आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं देना। कई बार ऐसा होता है बच्चा 5-5 मिनट तक एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और उसकी वजह से बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो वो आपको टाइम जरूर मैनेज करके चलना है कि आपको कितना टाइम किस क्वेश्चन को देना है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चा कई बार ना इसमें बहुत गलतियां करता है, जैसे लिखा होता है एक्सेप्ट, अब लिखा है ऑल ऑफ दीज आर ट्रू एक्सेप्ट, तो आपको क्या देखना है कि रॉन्ग कौन सा है, ठीक है। तो इसलिए मस्ट, ऑड वन आउट, इनकरेक्ट, कई बार लिखा होता है नॉट इनकरेक्ट। अब नॉट इनकरेक्ट का मतलब क्या है बेटा, कि आपको कौन सा स्टेटमेंट देखना है या कौन सा ऑप्शन देखना है जो करेक्ट है। नॉट करेक्ट मतलब हमें इनकरेक्ट देखना है। ऑलवेज, ओनली, ऐसे इनसाइड, आउटसाइड, ऐसे ही वर्ड्स आते हैं, तो हमें स्पेशली जब भी हम क्वेश्चन करेंगे हम मार्क करेंगे, हम लाइनिंग करेंगे और ये स्पीड मेंटेन करेंगे। जब भी आप टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं तो आप स्पीड मेंटेन कीजिए, आप लाइनिंग कीजिए। जब आप लाइन करेंगे ना तो आपको वो जो ऑड वर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं, वो जनरली हमें दिखेंगे और उसको हम सर्कल कर दो, अच्छे से गोला बना दो पूरा, ताकि वो हमें दिखे कि हमें ये वर्ड तो खासतौर पे ध्यान रखना है। तो जनरली ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऑलवेज, नेवर, एक्सेप्ट, नॉट करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, ऐसे वर्ड्स पे आपको खास तौर पे ध्यान देना है। ये वर्ड्स ही हमारी पूरे गेम को पलट सकते हैं, ठीक है। तो इस पे हमें जरूर ध्यान देना है जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे। कुछ और चीजें हैं जो मैंने आपको बताया ही है कि आपको अपना पूरा जो टाइम है वो मैनेज करके रखना है बेटा। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक चीज ना ज्यादातर बच्चों के साथ होती है, मेरे पास कई बच्चा आता है बोलता है कि मैम पूरा याद था, सब कुछ आता था, लेकिन वो जब पढ़ा तो उस टाइम पे दिमाग ही नहीं चला या भूल गए। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करें, इसको हम बोलते हैं बेटा मेमोरी ब्लॉक। उस टाइम पे ना होता है ऐसा, कई बार हम याद करने की कोशिश करते नहीं आ रहा है, आप रुकिए, आप 2 सेकंड के लिए रुकिए, आप 30 सेकंड के लिए रुकिए। वो 30 सेकंड या 1 मिनट जो आप रुके हैं ना, आप एकदम आंखें बंद करके बैठ जाइए एग्जाम टाइम में भी, या पानी पी लीजिए या इधर उधर थोड़ा देख लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो बाकी टाइम की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो मेमोरी ब्लॉक से बचने का एकमात्र हमारे पास तरीका ये है कि हम उस टाइम पे थोड़ी देर रुक जाए, देन फिर हम वापस से या तो उस क्वेश्चन को करें या किसी और को करें, उसको मार्क कर दें हम कि अच्छा अभी तो याद नहीं आ रहा है। कोई क्वेश्चन करते टाइम वो बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है कई बार सबकॉन्शियसली, तो वो दिमाग में एकदम से याद आता है, क्लिक होता है और फिर हम उसको कर देते हैं। तो मैक्सिमम कंडीशन में ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन सही हो जाता है, बट स्टिल नहीं होता, देन फिर आप उसको स्किप कीजिए या मार्क कीजिए, टाइम बचता है तो आप सॉल्व कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसा कि मैंने आपको बोला कि एग्जाम टाइम में आपको बिल्कुल एग्जाम टाइम से पहले भी पैनिक नहीं होना है और एग्जाम टाइम में भी पैनिक नहीं होना है, बाद में देख लेंगे हम, बट हमें एग्जाम से पहले और एग्जाम के टाइम पर बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। पैनिक सिचुएशन ऐसी होती है ना बेटा, वही बच्चा आके फिर बोलता है कि मैम सब आता था, बट उस टाइम पे हम हड़बड़ में हो गए, समझ ही नहीं आया क्या करें, पसीने आने लग गए। तो उस टाइम आप रुकिए, अगर ऐसा बाई चांस होता भी है, देखो बेटा एग्जाम से सबको डर लगता है, हमें भी लगता है ना, तो तब आप रुकिए, थोड़ी देर अपने आप को गहरी सांस लो, थोड़ा डीप ब्रीथ करो, तो उससे आपको क्या होगा, बॉडी माइंड एकदम रिलैक्स होगा एंड देन यू कैन डू द एग्जाम। उससे पहले ये नहीं हड़बड़ में आपने जल्दबाजी में क्वेश्चन किए और वो डेफिनेटली मैक्सिमम क्वेश्चन फिर हमारे गलत हो जाते हैं, तो वो चीज हमें नहीं करनी है। तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, हमेशा हमें स्टे काम, स्टे हेल्दी। नेक्स्ट थिंग इज कि आप जब हमने टेस्ट कर दिया, एग्जाम दे दिया है, नीट के एग्जाम की बात नहीं हो रही है, टेस्ट सीरीज के एग्जाम की बात हो रही है जो आप अभी दे रहे हैं, क्योंकि हम उसी स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। तो जब हमने टेस्ट दे दिया, अब हम क्या करें, एक तो सबसे बड़ी चीज ना बच्चा ये गलती करता है, दोस्तों से जाके डिस्कस करता है, अरे तेरा कौन सा सही हुआ, अरे मैंने तो ये आंसर किया था, फिर वो हम चले गए। आप कुछ तो डील कर जाते और कुछ हो जाते हैं पैनिक, जबरदस्त पैनिक। अब उसी टेंशन में उसको लेके घूम रहे हैं कि अरे ये तो गलत हो गया क्वेश्चन, अब तो मेरे से कुछ नहीं होगा। तो वो चीज हमें नहीं करनी है, हमें डिस्कशन करना है,
बट किस चीज का डिस्कशन करना है, हमें हमारे एरर्स का डिस्कशन करना है। और वो डिस्कशन किसके साथ होना चाहिए, अपने टीचर के साथ, क्योंकि टीचर्स आपको मे भी डांट भी सकते हैं, लेकिन स्टिल वो आपको सजेशंस देंगे, वो आपको उस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे, क्या अप्रोच लग सकती थी, उस पर हेल्प करेंगे। तो हमें एक तो दोस्तों से कोई डिस्कशन ज्यादा नहीं करने हैं, दूसरा हमें डिस्कस करना है किसके साथ, टीचर के साथ में। पेपर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस करो कि हमने क्या गलतियां की हैं, हम क्या इसको बेटर कर सकते थे, उस चीज का आप ध्यान रखिए। और मे बी बहुत बच्चा ऐसा भी है कि 180 क्वेश्चन पूरे करके आता है, कुछ ऐसा है जो कुछ क्वेश्चन छोड़ के आया, नहीं आया, बहुत अच्छा तरीका है बेटा, इसमें कोई गलती नहीं है कि अगर आपने क्वेश्चन स्किप कर दिए टेस्ट के टाइम पर, ठीक है, तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करो। मे बी उनमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो, मे बी उस तरह का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो एटलीस्ट हमारे दिमाग में, और वो स्पेशली याद रहेगा जब हम गलतियां करेंगे ना और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, या हमने जो छोड़ा उसको हम सॉल्व करेंगे, तो आपको याद रहेगा कि मैंने ये क्वेश्चन उस टाइम पे छोड़ा था, ये ऐसे मैंने सॉल्व किया था और ये मेरे अब एग्जाम में भी आया है, तो अब मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। तो वो चीज आप ध्यान रखिए कि आपको अपने जो भी क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए हैं, स्किप कर दिए हैं, अनअटेम्प्टेड हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगले 20-25 दिन के लिए एक डायरी रख लो अपने पास में, हर क्वेश्चन को जो जो आपने गलतियां की हैं वो लिख लो। आई नो टाइम कम है, बट स्टिल अगर हम नहीं हो रहा है ना, तो उस पेपर पे ही लिख लो कि मैंने ये गलती इस वजह से की है, ये गलती मुझे एग्जाम में नहीं करनी है। पेपर पढ़ने में गलती हुई, क्वेश्चन पढ़ने में गलती हुई, क्वेश्चन में ऑप्शन प्रॉपरली नहीं पढ़े थे, मैच गलत कर दिया था, ये ओएमआर की गलती नहीं बियरेबल है बेटा। ओएमआर की गलती बहुत बच्चे करते हैं और वो हमें दिक्कत कर सकती है, वो हमें नहीं करनी है। तो प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं दे रहे हैं ओएमआर रखिए और प्रैक्टिस करिए हर क्वेश्चन पेपर ओएमआर गिवन टाइम पीरियड में। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपने एग्जाम के पहले और एग्जाम के बाद में याद रखनी है बेटा। एंड बेस्ट थिंग इज कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हर चीज को प्लान करके चलना है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर होना है, ठीक है। जो मैंने कहा आपको कि जंग लड़ने जा रहे हैं तो हमारे हथियार एकदम तैयार होने चाहिए, ठीक है, हम बिल्कुल रेडी होने चाहिए, तब जाके हम उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहेंगे एंड देन परफॉर्म तो आप बहुत अच्छा करेंगे ही सही। तो ये सारी चीजें हैं हमारी तरफ से, फिजिक्स वाला विद्यापीठ भोपाल की तरफ से, जो आपके लिए आई थी। बच्चों आप नेक्स्ट 25 डेज में इन सारी चीजों को फॉलो कीजिए। ये बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं, बहुत माइन्यूट सी चीजें हैं, लेकिन ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। थैंक यू बच्चों इतना सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।